हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 3। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कार्यकारी मंडल, जो क्या करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर कौन 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 आते हैं, ठीक है, किस प्रकार से काम होता है, ये सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं 2 पार्ट्स में, यानी कि पार्ट 1 एक होगा, यानी लेक्चर नंबर 1, और उसके बाद से एक और लेक्चर आएगा इसके लिए, लेक्चर नंबर 2। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो अभी ये कौन सा लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम स्टार्टिंग के टॉपिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बताइए सब लोग रेडी हैं, आइए फिर हम समझते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है ना, अब देखो ये किनको मिला करके बनता है, तो सबसे पहली बात तो ये प्रेसिडेंट साहब होते हैं, है ना, ये तो रहेंगे। प्रेसिडेंट तो सबसे उच्च होते हैं, सर्वोच्च अगर देखा जाए, यानी पूरे कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति जी। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझिएगा, एक तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, लेजिस्लेचर आ गया, दूसरा हमारा क्या आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉज को बनाना, एंड लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम किनका होता है भैया, इनका होता है। एग्जीक्यूटिव का होता है लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम। ठीक है, अब लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं, तो लेजिस्लेचर में हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं ना। लोकसभा, और दूसरा यहाँ पे हाउस क्या हो जाएगा, राज्यसभा, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं, प्रेसिडेंट। इनको मिला करके क्या बनता है, लेजिस्लेचर, यानी कि हमारे देश का पार्लियामेंट। ठीक है, और अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं हमारे पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री साहब आते हैं, और दूसरे कौन आते हैं भैया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, वही जो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं ना, जब इनकी सरकार बन करके जाती है, तो ये पहले तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर उसके बाद उनके जो कलीग्स रहते हैं उसमें से वो मिनिस्टर्स भी चुनते हैं। ठीक है, तो ये जो मिनिस्टर्स इन्होंने बनाए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, जरा एक बार देख लो, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद ये जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, किसके किसके बारे में, प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम लोग जानेंगे किस प्रकार से ये लोग काम करते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, ये सब हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर हम शुरू करें, देरी ना करते हुए हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे, यही सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च पद पे कौन है, प्रेसिडेंट साहब। तो इनकी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, तो ये क्या होते हैं, सुप्रीम हेड होते हैं पूरे देश का। देखो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। या स्टेट यानी क्या, यही हमारे देश की बात की जा रही है। स्टेट यानी आप ये मत समझना कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात की जा रही है, देश को भी ऐसे अगर देखा जाए तो उसको स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, कंट्री को। तो ये पूरे देश के क्या होते हैं, सुप्रीम हेड होते हैं, यानी सबसे सर्वोच्च पद इन्हीं का होता है। राइट, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज द हाईएस्ट ऑनर एंड प्रेस्टीज एंड रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, ठीक है, इनका जो पद है ना, ये बहुत ही सम्माननीय पद है। ठीक है, हम कहते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, तो क्या कहते हैं, माननीय राष्ट्रपति, यानी उनको एक सम्मान से बुलाया जाता है। समझ में आ रहा है, तो इनका जो ये पद है ना, वो कैसा है, वो एक सम्मानीय, ऑनर, ऑनर यानी क्या होता है, सम्मान, और प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब पता है, बहुत ही उत्कृष्ट, तो ऐसा इनका पद है। ठीक है, एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, बताइए जरा, रिपब्लिक यानी क्या। हम कहते हैं ना कि हमारे देश, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में ये जो रिपब्लिक है, ठीक है, हम उसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन से हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो आप समझिएगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो रिपब्लिक है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। यानी कि संविधान को क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, कोई इसका उल्लंघन न कर दे, कोई अपनी मनमानी ना चलाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब उसका उल्लंघन न कर दे, ये सारी चीजों का ध्यान भी रखते हैं। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी इनका जो पद है ना, प्रेसिडेंट साहब का पद, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, और यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं आप लोगों से। देखिएगा कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जैसे एग्जीक्यूटिव में आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से मतलब
समझोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सारा जो पावर्स है ना वो किसको दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो प्रेसिडेंट साहब है इनको दिया गया है, ठीक है। फिर और देखेंगे, देखिए द गवर्नमेंट कैरीज आउट इट्स फंक्शंस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी गवर्नमेंट के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी शासन चलाया जा रहा है वो किसके नाम से चलता है, प्रेसिडेंट साहब के नाम से ही चलता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, सुनिए, वैसे सारी चीजें प्रेसिडेंट के नाम से चल रही है, शासन देश का चल रहा है वो प्रेसिडेंट के नाम से चल रहा है, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में शासन कौन चला रहा है जानते हैं आप सभी लोग, तो प्राइम मिनिस्टर और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो एक्चुअल में शासन चलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पर जाना होता है तो प्रधानमंत्री जी जाते हैं, अगर कोई डिसीजन भी लेना होता है तो वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम मिलकर के लेते हैं। यानी आप समझो कि ये बस नाम के लिए प्रेसिडेंट साहब सबसे ऊपर हैं, बट एक्चुअल में कौन काम कर रहा है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि मतलब बस नाम मात्र का, नॉमिनल यानी क्या, बस नाम मात्र का, और संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो प्रेसिडेंट साहब हेड है, लेकिन भैया सच्ची मुच्ची का देखोगे एग्जीक्यूटिव यानी सही में जो काम करने वाला है वो कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने ये प्रेसिडेंट के बारे में इतनी बातें पढ़ ली है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से जो मैं एक एक पॉइंट को अंडरलाइन कर रही हूँ ना उसको आप भी अंडरलाइन करते जाना, पढ़ते टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की तो सारी बातें हमने जान ली, लेकिन इनका इलेक्शन कैसे होता है, कैसे चुने जाएंगे ये, तो आइए जरा हम समझते हैं। देखिए अब जो प्रेसिडेंट है ना, देखो प्रधानमंत्री तो हम चुनते हैं, इलेक्शन मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रपति जी है ना इनको हम नहीं चुनते, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जैसे राज्यसभा का चुनाव कैसे होता था, इनडायरेक्टली होता था, सेम तरीके से राष्ट्रपति जी का भी चुनाव कैसा होता है, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, बल्कि हमने जिनको चुन करके भेजा है वो लोग इनको वोट देते हैं और फिर जाके ये राष्ट्रपति बनते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है वो कैसा होता है, इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। फिर कॉमन पीपल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जिसको हमने चुन करके भेजा है, चाहे वो सेंट्रल में हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में हो, यानी कि चाहे वो पार्लियामेंट में हो, ठीक है, या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा में हो, जिनको हमने चुन करके भेजा है वो लोग इनको, इनके जो चुनाव होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखो लिखा है ना, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर में जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुन करके भेजे हैं, ठीक है, वो लोग इनको वोट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रुप होता है ना, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज किसको कहा जाता है, तो आप बताइएगा, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो ग्रुप होता है पार्लियामेंटेरियंस, इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्लियामेंट के लोग हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स है वो, और मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा, जो कि स्टेट्स में होता है। विधानसभा के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। तो पार्लियामेंट के सदस्य और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर इनका पूरा एक ग्रुप मतलब इनका जो ग्रुप है ना उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, और यही लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के, मतलब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना तो उसमें ये लोग वोटिंग करते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्टोरल कॉलेज किसको कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे चले, यहाँ पे हम इनके टेन्योर की बात करेंगे, यानी कि जो इनका कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 साल का होता है, राइट। और जो भी प्रेसिडेंट के मतलब इसमें प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो रहा है, जो भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये कि वो इंडियन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि उसका जो एज है ना वो कम से कम 35 साल तो पूरी होनी ही चाहिए, ठीक है। किसी को भी नहीं बना सकते राष्ट्रपति, मतलब जो थोड़ा सा उम्र दराज होगा, यानी 35 साल के ऊपर होगा, और दूसरी बात क्या है भाई, वो इंडिया का सिटीजन होगा, उसको हम राष्ट्रपति बना सकते हैं, ठीक है। And the person elected to the position of the president has to take an oath while accepting the post, यानी कि जब वो प्रेसिडेंट, मतलब इनको वोटिंग भी मिल गया, अब ये प्रेसिडेंट बनने जा रहे, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इनको ओथ लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। हर एक मंत्री को शपथ लेना पड़ता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी मिनिस्टर हो। जब वो अपना पद ग्रहण करते हैं, अपने पोजिशन पे जब वो जाने वाले होते हैं, तो सबसे पहले ओथ लेना पड़ता है, यानी कि क्या करना पड़ता है, शपथ लेनी पड़ती है। हिंदी में देखो यहाँ पे लिख लो, ओथ को हम कहते हैं शपथ, ठीक है। शपथ लेते हैं प्रॉपरली कि मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करूंगा, ये सब कुछ, ठीक है, ऐसे करके। तो ये प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट साहब को भी ओथ लेना पड़ता है, आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर अकॉर्डिंग टू ओथ इज
ओथ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना वो क्या करेंगे, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं किसकी, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करूंगा भैया, रक्षा करूंगा, प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे देश का कानून है, मतलब जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, उसके ऊपर भी इनका ध्यान होना चाहिए इस ओथ के अकॉर्डिंग। यानी सीधी सी बात है भाई, अब इनको इतने सर्वोच्च पद पे बिठा रहे तो बताओ ना, इनके पास ये सारे पावर्स, मतलब ये सारी जिम्मेदारी तो रहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई उल्लंघन ना करे, इसकी देखभाल करे, राइट। समझ आया आप सभी लोगों को। तो द प्रेसिडेंट गवर्न्स इन अकॉर्डेंस विथ, देखो जो प्रेसिडेंट साहब है ना वो कैसे काम करते हैं, कैसे शासन चलाते हैं, तो किसके, देखिएगा किसके अकॉर्डिंग, तो एडवाइस गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, इनके एडवाइस के ऊपर ये क्या करते हैं, जो शासन है उसको चलाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो प्रेसिडेंट है वो बस नाम मात्र के समझिएगा हेड है हमारे पूरे कंट्री के, ठीक है, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो काम कौन करते हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो करते हैं, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इन्हीं के एडवाइस पे सारे काम वो करते हैं, ठीक है। फिर देखिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें, राइट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज शोल्डर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। लेकिन अगर अब इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें, बराबर। लेकिन अगर कोई ऐसा काम किया जाता है प्रेसिडेंट के ही द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, यानी कुछ इन्होंने गड़बड़ घोटाला कर दिया, राइट, तो इस टाइम पे क्या हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना इनको भी पद से हटाया जा सकता है। इनको जो हमने प्रेसिडेंट बनाया है उससे इनको हम हटा सकते हैं, लेकिन हटाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं है। क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर पूरा एक प्रोसेस चलाना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। यानी इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू ये राष्ट्रपति साहब को भी इनके पद से हटाया जा सकता है। किस कंडीशन में, अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, देखो वायलेट यानी क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानी, उसका उल्लंघन कर दिया है, ठीक है। और फिर इनके ऊपर कौन सा प्रोसेस चलाया जाएगा, इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाएगा, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। लेकिन देखो पूरा प्रॉपरली अच्छे से जांच पड़ताल होगी। जैसे किसी एक हाउस में ऐसा कहा गया कि इन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है, इसको वायलेट किया है, राइट। तो जो दूसरा हाउस है ना, देखो एक हाउस में ये बताया गया कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है, तो जो हमारा दूसरा हाउस है ना अब क्या करेगा, उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि हाँ क्या ये बात सही है, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। और अगर दोनों हाउसेस से ये 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है, वो जो इनको इम्पीचमेंट का प्रोसेस अगर दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को अपने प्रेसिडेंट वाले पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया। तो ये होता है पूरा प्रोसेस, कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है और कैसे इनको पद से हटाया जाता है, समझे। तो देखो प्रेसिडेंट भी नहीं बच पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है ना, वो जिम्मेदारियां सबको निभानी पड़ेगी। देखो प्रेसिडेंट ने भी अगर पालन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन का, इनको भी हटाया जा सकता है। तो सोचो हम तो कॉमन पीपल है, हमको भी सजा मिलेगी अगर हम कुछ गलत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानेंगे तो। अच्छा एक और बात आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस की, कौन सी बात, देखो अगर हम या फिर कोई दूसरा कोई कॉमन पीपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन की का उल्लंघन करता है या फिर कुछ गलत करता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, उसको सजा दी जाती है ना, कोर्ट में लेकर के जाते हैं, उसके ऊपर मुकदमा चलाते हैं, फिर उसको कुछ ना कुछ सजा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, इनको कुछ सजा मिली, बताओ इनको कुछ सजा मिली कि नहीं, नहीं मिली। कैसे नहीं मिली, बस हमने क्या किया, इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया और इनको प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया। ये कोई सजा थोड़े ना है, मतलब इनको कोई सजा नहीं मिलती, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसलिए हम कह सकते हैं ये अधूरा न्याय है ना। पूर्ण न्याय कब होता है, जब इनको सजा मिलती है तब। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं, क्या क्या काम इनको करने होते हैं, वो जरा हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है ना पार्लियामेंट की जो मीटिंग है इसको बुला सकते हैं, राइट। एंड इसको आप क्या पढ़ोगे, प्रोरोग, ठीक है, इसको प्रोरोग पढ़ना, ओके। प्रोरोग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोग का मतलब क्या होता है, जैसे जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको वो चाहे तो स्थगित कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं, ठीक है। यानी अभी सेशन चल रहा है, ठीक है, तो अगर वो चाहे ना तो बीच में रोक सकते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए उसको टाला जा सकता है कि बाद में हम करेंगे, तो ऐसे वो कर सकते हैं। तो ये होता है इसका प्रोरोग का मतलब, ठीक है। एंड
वो मैसेज भी भेज सकते हैं, दोनों हाउसेज में संदेश भेज सकते हैं, और वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, भले उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ हो या ना हुआ हो, यानी समय से पहले भी वो डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार इनके पास होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई प्रेसिडेंट साहब के अधिकार क्या है, तो आप बताना, समन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाना, प्रोरोग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन को स्थगित करना, या फिर मैसेज भेजना, या फिर डिसॉल्व द पार्लियामेंट आफ्टर द टेन्योर इज ओवर और इवन बिफोर द टेन्योर गेट्स ओवर। ठीक है, मतलब कार्यकाल खत्म हो गया हो या फिर कार्यकाल ना खत्म हुआ हो, ये अपनी मर्जी से इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इनका क्या काम होता है, दूसरे नंबर पे ये बता दो। तो देखो, जो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, अब उसके बाद क्या होगा कि प्रेसिडेंट साहब को उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा। इनके बिना साइन के, देखो इनके पास ये अधिकार है कि विदाउट हिज सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। लॉ वो कब बनेगा, कानून अभी तक वो बिल है, बस इट इज ओनली अ बिल। ठीक है, राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, लेकिन फिर भी वो बिल बना हुआ है। कब ये कानून बनेगा, जब हमारे राष्ट्रपति जी कहेंगे यस बिल्कुल मैं इसको क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। असेंट कहते हैं, देखो ये असेंट, यानी जब कोई स्वीकृति अपनी दे देता है, राइट, तब जाके वो बिल कानून बन पाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, और क्या, प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और अदर मिनिस्टर जो होते हैं, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट साहब। और यहाँ पे देखना और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि जो प्रेसिडेंट जी हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ना, उनको अपॉइंट करते हैं। अब आपके दिमाग में फिर से, लो भैया फिर से आ गया क्वेश्चन, ये सुप्रीम कोर्ट क्या है और हाई कोर्ट क्या है, तो ज्यादा चिंता मत करो, अगले चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि जो हमारे कोर्ट है, जहां पर कोई झगड़ा विवाद होता है तो हम जाते हैं ना सुलझाने के लिए, वही है हमारा कोर्ट। अब कोर्ट में भी अलग अलग टाइप के हैं, पहला सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर आते हैं लोअर कोर्ट। ठीक है, तीनों हम पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तो बस अभी आप इतना समझो कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज है ना, उनको कौन मतलब बुलाता है, कौन ये करता है, नॉमिनेट करता है, तो आप समझिएगा, नॉमिनेट नहीं मतलब उनको कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। ठीक है, समझ आया। और क्यों करते हैं, देखो ये जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश के है ना, तो अगर राष्ट्रपति जी करेंगे जजेस की नियुक्ति तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि न्यायपालिका क्या है, जो हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम है, वो क्या है, स्वतंत्र है, मतलब ये इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो राष्ट्रपति जी हैं वो इनके जजेस की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, स्टेट्स के जो गवर्नर्स होते हैं ना, उनको भी अपॉइंट करते हैं। अब फिर से आपके दिमाग में आ गया, भैया ये क्या है, गवर्नर किस बला का नाम है, तो जैसे हमारे पूरे अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो जैसे राष्ट्रपति होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही स्टेट के लेवल पे मेन कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। अगर स्टेट में कुछ भी लॉस बनाने हैं ना, तो वो हाउस से तो पास हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर बने रहेगा, तभी जाके वो लॉ बन पाएगा। समझ लेना, ये जो गवर्नर है ना, जैसे पूरे देश में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं, गवर्नर। तो गवर्नर को अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है, इन्हीं का होता है, प्रेसिडेंट जी का होता है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है, मुखिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आप सभी लोगों को, क्लास 7th में याद कर लो। ठीक है, तो उनका भी चुनाव करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, उनका चुनाव करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो याद रखिएगा, चुनाव करने का मतलब क्या, वही उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक, चलो, और क्या होते हैं, ये आर्म फोर्सेस के ना चीफ होते हैं, यानी मेन होते हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, सैन्य दल जो हमारे हैं, देखो वायुसेना, थल सेना, और क्या होता है, जल सेना, है ना, नेवी में, फिर एयर में भी होता है, और जो हमारे लैंड वाले सेना है, ठीक है, तो वो इन तीनों के वो क्या होते हैं, आर्म फोर्सेस के मुखिया होते हैं, मुख्य होते हैं। एंड जब भी किसी युद्ध को लेकर के या फिर शांति को लेकर के कोई डिसीजन लेना होता है, तो सब ये प्रेसिडेंट जी ही लेते हैं। ठीक है, और आपको बातें बताऊं, देखो छठे नंबर पे कि प्रेसिडेंट हैज सम जुडिशियल पावर्स टू, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब इनके पास ना कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये कि द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट, ग्रांट रिस्पाइट और कम्यूट अ सेंटेंस। सुनो, मैं आपको बताती हूँ इनके पास कौन कौन सी पावर्स होती है। कुछ जुडिशियल पावर, जैसे देखो अगर हमारे देश में देखा जाए तो न्याय करने का अधिकार किसको है, तो जो हमारी मतलब कोर्ट्स हैं उनका अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ उनका तो वो अधिकार है ही, उनको तो ये काम करना ही पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को भी कुछ यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं, जुडिशियल राइट्स। कौन कौन से, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का
पनिशमेंट क्या करना हो, घटाना हो, ठीक है। इनके पास ये पावर है, जैसे किसी को सजा मिली है 60 साल की या फिर पूरा उम्र कैद मिला है, तो उसके अच्छे आचरण को देखते हुए अगर राष्ट्रपति को लग रहा है ये बहुत सज्जन व्यक्ति बन चुका है सजा पाने के बाद, है ना, कुछ सालों तक उसको उन्होंने मतलब ऐसा उनके पास ये खबर पहुंचेगी अच्छा आदमी बन चुका है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसका जो पनिशमेंट पीरियड है ना उसको वो घटा सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास ये भी पावर है। और क्या पावर है भाई, उनके पास ये भी पावर है कि वो किसी की सजा को क्या कर सकते हैं, मतलब उनको मतलब किसी व्यक्ति को बहुत कठोर सजा दी गई है तो उसकी सजा को वो कम भी करवा सकते हैं, समझ में आ रहा है। यानी कठोर सजा अगर किसको दी गई है तो उसको कठोर सजा से सामान्य सजा में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये भी इनके पास पावर है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दो बात मैंने आपको बताई ना, किसी की सजा कम कर सकते हैं, अगर किसी को कठोर दंड दिया गया है तो उसको भी वो चेंज करवा सकते हैं। और तीसरी बात तो ये है कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, यानी मारने वाला होता है ना, मृत्यु दंड दे देते हैं, ठीक है, मतलब फांसी की सजा अगर किसी को हो गई है ना तो वो फांसी की सजा माफ करवाने की भी पावर रखते हैं प्रेसिडेंट साहब, समझ में आया। तो देखिएगा, अगर किसी को फांसी की सजा दे दी गई हो तो अब वो गया उधर माफी मांगने के लिए, है ना, प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट जी उसके अच्छे आचरण को देखते हुए सही में ये अच्छा इंसान बन चुका है, इसको एक और मौका देना चाहिए अपना जीवन जीने का, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, वो ना उसका जो फांसी की सजा है उसको भी माफ करा सकते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारे यहाँ पे ना एक पिक्चर भी है, मतलब एक मूवी है जिसमें ये दिखाया गया है कि जिसको मतलब उनको दे दी जाती है सजा किसकी, फांसी की, तो फिर वो प्रेसिडेंट के सामने जाते हैं अपनी सजा माफ करवाने के लिए। ओके, एक पिक्चर है, जिसको भी वो फिल्म का नाम पता है मुझे बताना, ठीक है। उसमें कौन हीरो रहता है मैं आपको बताऊं, उसमें ना अजय देवगन रहता है। ओके, जिसको भी याद आए बताना। वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, वही हीरो और हीरोइन, और उनको फांसी की सजा दे दी गई रहती है। तो जाकर के वो जब माफी मांगते हैं तो प्रेसिडेंट साहब पिघल जाते हैं, उनको माफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनके पास ये भी पावर है। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया। आओ अब चलते हैं हमारे 7वें पॉइंट पर। देखो, अब प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है, इमरजेंसी लगाने का। इमरजेंसी लगाने का मतलब क्या, अगर कोई ऐसा क्राइसिस वाला सिचुएशन आ गया हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, कोई क्राइसिस यानी किसी चीज की बहुत भयंकर कमी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है, हमारे पूरे देश में। तो ये भी पावर इनके पास होती है। अब जो मैं अगर बात करूं इमरजेंसी की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की इमरजेंसी मेंशन है। एक तो नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो याद रखिएगा, 3 टाइप के इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और फिर अगर प्रेसिडेंट साहब एब्सेंट रहे तो उनका काम कौन करेगा, उनके बिहाफ पे करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये हो गया यहाँ पर समाप्त, आप देख सकते हो। और वाइस प्रेसिडेंट वही मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, ये उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब के मैंने आपको अधिकार बता दिए, उनके काम भी गिना दिए, मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम चलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। प्रेसिडेंट तो हमने पढ़ लिया, अब बारी है प्राइम मिनिस्टर की। तो आइए जरा हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, है ना, सभी को पता है। तो आइए देखते हैं। देखो, जैसे कि हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट साहब है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मतलब अगर संविधान के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। लेकिन अगर एक्चुअल में आप देखोगे रियलिटी में तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या है, प्राइम मिनिस्टर और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी नाम मात्र, बस नाम, देखो नाम किसका है, प्रेसिडेंट का, लेकिन एक्चुअल में वर्क कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो, ठीक है। तो आइए अब जरा हम प्रेसिडेंट तो हो गया ना, अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। देखिए, वो पार्टी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीएम कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उस पार्टी का मेन लीडर पीएम बनाया जाएगा जिसको मेजॉरिटी मिले, जिसको लोग ज्यादा सपोर्ट करें, है ना, जो हमारे पार्लियामेंट में, है ना, हमारे लोकसभा के अंदर चुन करके जाएगा। जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी उसमें से क्या करते हैं, उसमें से जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुन लिया जाता है, राइट। और फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रचना करते हैं। जो भी उनके कलीग्स होते हैं ना, है ना, मतलब जिनको ऐसा उनको ऐसा लगता है कि जो इस कार्य को करने में सक्षम है, यानी जो मिनिस्ट्री में भाग ले सकते हैं, उन लोगों को वो मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है, समझ आया।
अब देखो ये देखो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे समझिएगा कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये लोगों को पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो तो होना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी व्यक्ति को आपने मिनिस्टर बना दिया, ओके, जो पार्लियामेंट का मेंबर है ही नहीं। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है तभी आप उसको मिनिस्टर बना सकते हो, ये बात भी ध्यान रखना। यानी वो इलेक्शन में जीत करके आना ही चाहिए, आपके हाउस में होना ही चाहिए, लोकसभा में, आप उसी को मिनिस्टर बना सकते हो, आप ऐसे किसी को नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर आपने मान लीजिए किसी को बना दिया, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, आपने उसको मिनिस्टर बना दिया, तो याद रखना उसको क्या करना पड़ेगा कि 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, उसको पार्लियामेंट की जो सदस्यता है ना वो वहां पे प्रूफ करनी पड़ेगी कि हाँ मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूं। यानी 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर उसको मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, उसको हम मिनिस्टर नहीं, मतलब उसको मिनिस्टर नहीं रहने दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर द गवर्नमेंट इन रियलिटी इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी मैंने आपको बताया ना कि रियलिटी में सरकार कौन चलाता है, प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो चलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर है ना वो किसके हाथों में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में होती है। प्रेसिडेंट तो बस नाम मात्र के होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये समझ में आ गया। चलो प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझ गए आप लोग, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके काम क्या क्या होते हैं। तो अब सुनो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये चैप्टर को हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, तो यहाँ तक अभी बस हम रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फिर फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर ये सारी चीजें हम देखेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी और भी आपके चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं तो जाइए जाकर के पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।